हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 1 जो कि है लेखांकन एक परिचय, जिसमें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ने हैं टोटल 5 टॉपिक्स। स्टार्टिंग जो 4 टॉपिक्स है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट के हमारे जो 2 वीडियोस थे उसमें हमने स्टार्ट किया था अपना लास्ट टॉपिक जो कि है लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द, जिसमें हमने विभिन्न लेखांकन शब्दावलियों के अर्थों को समझा था। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप वहां जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अपनी पिछली वीडियो को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे अन्य नई महत्वपूर्ण लेखांकन शब्दावली के बारे में, जो कि हैं आय, व्यय, आगम, लाभ, हानि, लागत, प्रमाणक। इनके अर्थों को समझेंगे। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि व्यय किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने व आय अर्जन करने के लिए जो राशि खर्च करनी पड़ती है वह कहलाती है। जैसे वेतन, मजदूरी, किराया, बेचे गए माल की लागत, संपत्ति का क्रय, संपत्तियों की मरम्मत आदि। ठीक है, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया कि आखिर में व्यय किसे कहते हैं। अब इसको सिंपल शब्द में समझते हैं। मान लीजिए आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अब उस बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आमतौर पर आपको सबसे पहले एक भूमि चाहिए। ठीक, उस भूमि पे आप एक दुकान या मकान या एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी करेंगे आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले भूमि चाहिए, फिर एक भवन या एक कमरा चाहिए। उसमें कुछ आप फर्नीचर वर्क करवाएंगे, जैसे डेस्क हो गया या फिर रैक हो गया, टेबल, कुर्सी, मेज, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि जिस भी चीज़ की आपको दुकान खोलनी है या बिज़नेस करने, से मान लीजिए आपका कपड़े की शॉप है, तो आप ढेर सारा कपड़ा लेकर के आएंगे बहुत तरीके का, जो कि आप बेच सकें। ठीक है, यानी कि आप अपनी शॉप में माल भरेंगे। ठीक है, तो सामान भरेंगे। फिर उसके बाद अगर आपकी शॉप बड़ी है तो आपको कुछ वर्कर्स और रखने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे। मान लीजिए 1-2 आदमी आप अपने शॉप पे रखते हैं ताकि वो आपकी हेल्प कर सके सामान को बेचने में, या फिर मान लीजिए कि सामान आपने बेच दिया, अब उसका जो बिल बनाना है उसके लिए आपने किसी एक व्यक्ति को रख लिया। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा खर्च करना पड़ेगा। भूमि लेंगे तब आपको पैसा देना पड़ेगा, मकान बनवाएंगे या भवन बनवाएंगे तब देना पड़ेगा, मशीन लगवाएंगे अपनी दुकान में कोई भी, तो उसके लिए पैसा देना होगा, फर्नीचर वर्क के लिए देना पड़ेगा। जो आपने कुछ वर्कर्स रखे हैं या एम्प्लॉय रखे हैं, जो भी रखे हैं, उनको आपको वेतन या मजदूरी जिस भी टाइप का उनका काम होगा उस हिसाब से उनको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे आप देंगे? कैश के रूप में देंगे, या फिर बहुत करेंगे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन देंगे क्या? पैसा ही देंगे। ठीक है, तो ये जो आप पैसा उनको दे रहे हैं यही व्यय कहलाता है। अब ये सारा काम आप क्यों कर रहे हैं? जैसे भवन, भूमि और वर्कर्स को पैसा क्यों दे रहे हैं? ताकि आपका जो बिज़नेस है वो आसानी से आराम से चल सके, और जब बिज़नेस आराम से चलेगा तो आय अर्जन होगा ही, यानी कि प्रॉफिट यानी कि इनकम तो होगा ही। ठीक है, तो यही एक सिंपल सा मीनिंग है कि आपके व्यवसाय को सुचारू रूप से आसान तरीके से चलाने के लिए और इनकम अर्न करने के लिए जो भी आप पैसा व्यवसाय में लगाते हैं वो आपका व्यय कहलाता है। ठीक है, अब व्यय जो है वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक है पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर है आयगत व्यय यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर है स्थगित आयगत व्यय यानी कि डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप्स के व्यय हैं। अब इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमारा पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय क्या होता है? तो ऐसे व्यय जिनका लाभ व्यवसाय को केवल चालू वर्ष में न प्राप्त होकर दीर्घ काल तक प्राप्त होगा, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। जैसे स्थायी संपत्ति का क्रय या फिर निर्माण का व्यय, स्थायी संपत्ति के विस्तार का व्यय आदि। अब इसको समझते हैं। व्यय तो आपने समझ लिया कि व्यय होता क्या है। ठीक है, अब पूंजीगत व्यय क्या होता है? सिंपल सा मतलब है ऐसा कोई भी खर्चा जिसको आपने आज किया है, ठीक है, और उसका जो उपयोग है या फिर उस खर्चे से जो लाभ हमें मिलेगा वो हमें 1 साल तक नहीं, वो हमें कई सालों तक प्राप्त होगा। यानी कि 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, इतने लंबे टाइम तक प्राप्त होगा सिर्फ एक बार पैसा खर्च करने में। तो वो हमारे पूंजीगत व्यय होते हैं। और ये व्यय मेनली स्थायी संपत्तियों से। अब स्थायी संपत्तियाँ क्या होती है ये पिछले वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं, तो आप अगर वीडियो वो नहीं देखें तो वहाँ जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर स्थायी संपत्तियों से संबंधित होते हैं। अब स्थायी संपत्तियों में क्या कहता है? जैसे भवन हो गया, भूमि हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया।
तो जैसे आपने आज कोई भूमि खरीदी तो वो भूमि तो आप मतलब कि कितने साल तक जाएगी, आपके पूरी पीढ़ी भी अगर ख़त्म हो जाएगी तो भी वो भूमि आपको, जैसे आपने एक भूमि में पैसा लगा दिया तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। कोई भवन खरीदिया तो वो कितने सालों तक चलता है। फर्नीचर भी आपका नहीं कुछ तो 5 साल 10 साल 20 साल उसको चलेगा। मशीन हो गया वो भी उतना लंबा टाइम। तो एक बार आपने पैसा लगाया, एक बार आपने व्यय किया, खर्चा किया और उसका लाभ जो है वो आपको एक साल नहीं बल्कि कई सालों तक मिल रहा है, तो वो है पूंजीगत व्यय। तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल में कि स्थायी संपत्ति यानी कि भवन, भूमि, मशीन, ये सब या तो आप खरीद रहे हैं या तो आप बनवा रहे हैं, तो उसमें जो व्यय हो रहा है वो पूंजीगत व्यय होता है। फिर है स्थायी संपत्ति के विस्तार का व्यय। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदा है, ठीक है, आपने मशीन ख़रीदा है अपने शॉप के लिए, मतलब ताकि आपके शॉप में काम आसानी से हो सके। बाद में आपको उस मशीन से रिलेटेड कोई एक और छोटी मशीन दिख रही है जो कि अगर उस मशीन के साथ आप असेंबल कर दें तो आपका काम जो है मशीन का वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा या फिर काफ़ी और अच्छे तरीके से होगा। तो वो जो आप छोटा पार्ट अब ख़रीद करके मशीन में असेंबल करेंगे पुरानी मशीन में, तो उससे क्या है उस पुरानी मशीन की वैल्यू और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो अभी आपका काफ़ी लंबे टाइम तक आपको प्रॉफिट देगी। तो इसीलिए स्थायी संपत्ति के विस्तार का व्यय भी जो है वो पूंजीगत व्यय कहलाता है, ठीक। तो अब इसके बाद है आयगत व्यय, उसे देख लेते हैं। तो देखिए, ऐसे व्यय जिनका पूरा लाभ व्यवसाय को केवल चालू वर्ष में ही प्राप्त होगा आयगत व्यय कहलाते हैं। जैसे वेतन, मजदूरी, कच्चे माल का क्रय, स्थायी संपत्तियों के रख रखाव, मरम्मत या फिर संचालन आदि पर किया गया साधारण व्यय आयगत व्यय कहलाता है। अब सिंपल सा है, पूंजीगत व्यय में क्या होता है कि आपने एक बार खर्चा किया और उसका लाभ जो है वो आपको काफ़ी टाइम तक मिलेगा। लेकिन आयगत व्यय में क्या होता है कि आपने अभी खर्चा किया तो आपको कल परसों तक, कुछ महीने तक या फिर बहुत ज़्यादा 1 साल तक उसका कुछ प्रॉफिट मिलेगा, उससे ज़्यादा आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। तो ये व्यय कैसे होते हैं एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। तो वेतन, जैसे कि आपने एम्प्लॉय रखा है, उसको आप वेतन दे रहे हैं, तो हर महीने आप उसको वेतन दे रहे हैं, हर महीने वो काम कर रहा है, तो ये महीने महीने भर का हो गया। मजदूरी भी सेम वैसे ही होगा। कच्चे माल का क्रय यानी कि जो आप सामान खरीद करके ला रहे हैं, जाहिर सी बात है आप उसको बनाएंगे और फिर बेच देंगे, तो वो कितना दिन, मुश्किल से साल भर, बहुत हद तक वो साल भर आपका सहयोग प्रदान करेगा नहीं, तो वो कुछ ही समय के लिए आपका सहयोग प्रदान करेगा। आज आप कच्चा माल लाए हैं, 2-4 दिन में आपने बना करके बेच दिया, फिर आपको हफ्ते भर बाद फिर कच्चा माल लाना पड़ेगा, तो ये जो व्यय है आयगत व्यय है। अब स्थायी संपत्ति की रख रखाव, मरम्मत यानी कि कोई भी आपने संपत्ति, जैसे भूमि है, भवन है, मशीन है, फर्नीचर है, तो मेनली इसमें भवन, मशीन और फर्नीचर क्या होता है, टाइम टाइम पे इनकी कुछ हल्की फुल्की मरम्मत करानी पड़ती है ताकि लंबे टाइम तक आपको अच्छे से सहयोग प्रदान कर सके। तो अगर हल्की फुल्की कोई मरम्मत है तो उसमें आपका ये जो है आयगत व्यय ही कहलाएगा। और अगर कोई विशेष मरम्मत है तो वो अभी हम लोग आगे उसको देखेंगे कि वो किस श्रेणी में जाता है। तो ये हो गया आयगत व्यय। अब हम लोग देखेंगे कि स्थगित आयगत व्यय किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसे आयगत व्यय जिनका लाभ संस्था को केवल चालू वर्ष में न प्राप्त होकर आगामी वर्षों में भी प्राप्त होता है, स्थगित आयगत व्यय कहलाते हैं। जैसे प्रारंभिक व्यय, विज्ञापन आदि पर किया गया अत्यधिक व्यय, विशेष मरम्मत व्यय आदि, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे है आयगत व्यय। आयगत व्यय अभी आपने समझा जिनका लाभ जो है वो केवल 1 वर्ष तक यानी कि चालू वर्ष में मिलता है। लेकिन यहाँ पे है स्थगित आयगत व्यय, यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि ऐसे व्यय जो कि आयगत प्रकृति के होंगे, यानी कि उनकी प्रकृति ऐसी होगी जिनका लाभ सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष तक मिलता है। लेकिन उन व्ययों में इतनी ज़्यादा राशि हम खर्च कर देते हैं कि उनका जो लाभ है वो हमें कुछ आगे के कुछ और वर्षों तक मिलता है, तो उन्हें हम लोग स्थगित आयगत व्यय बोलते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो होता है विज्ञापन पर किया गया अत्यधिक व्यय का। जैसे कि मान लीजिए जो कंपनी या फिर कोई भी शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, वो अपने प्रोडक्ट का ऐड करवाता है। विज्ञापन मतलब क्या हो गया, ऐड करवा रहा है। तो अगर वो कोई छोटा मोटा ऐड करवाता है तो उससे क्या है कि उस वर्ष का जो भी उसकी बिक्री है उस पर असर पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विज्ञापन पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया जाता है, मतलब कि विज्ञापन को प्रभावी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट उसमें डाल दिया जाता है, तो उससे क्या है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो उसका असर भी क्या है वो काफ़ी लंबे समय तक दिखता है, यानी कि 2 साल, 4 साल, 5 साल या फिर कभी कभी 10 सालों तक देखने को मिलता है।
तो ये क्या हुआ, विज्ञापन जो है वो है एक आयगत व्यय जिसका लाभ 1 वर्ष तक मिलता है या फिर चालू वर्ष में बस मिलता है, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा खर्चा करेगा कि वो कुछ आगे के वर्षों में भी आपको लाभ प्रदान करेगा, तो उसे ही हम लोग कहते हैं स्थगित आयगत व्यय। सिंपल सा क्या हुआ कि ऐसे व्यय जो कि आयगत प्रकृति के होते हैं, लेकिन जब उन पर ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग पैसा खर्च कर देते हैं और उसकी वजह से उसका जो लाभ है वो आगे के कई वर्षों तक प्राप्त होता है, तो वे व्यय स्थगित आयगत व्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रारंभिक व्यय भी है। प्रारंभिक व्यय होता क्या है, तो जैसे कि आपके माइंड में कोई बिजनेस ओपन करने का थॉट आया और आपने बिजनेस ओपन किया, इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है और उस टाइम गैप में आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के संबंध में जितने भी पैसे खर्च किए हैं वो आपके प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने पैसे खर्च किए तभी आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ और बिजनेस स्टार्ट हुआ तभी आपको आगे प्रॉफिट मिलेगा, तो इसलिए प्रारंभिक व्यय को भी स्थगित आयगत व्यय माना जाता है। और फिर विशेष मरम्मत आदि का व्यय, यानी कि एक होती है नॉर्मल मरम्मत, यानी कि इतना मरम्मत करे कि कुछ टाइम तक हमें जो है वो मशीन या फर्नीचर जो है वो हमें सहयोग प्रदान करे। लेकिन एक होती है विशेष मरम्मत की उसमें अच्छी खासी मरम्मत उसकी करा दी जाती है ताकि वो आगे के कुछ सालों तक हमें उसमें मरम्मत के लिए पैसा खर्च ना करना पड़े, तो इसका भी लाभ हमें कई वर्षों तक प्राप्त होता है, तो इसलिए भी इसे भी स्थगित आयगत व्यय कहते हैं। नोट में यहाँ पे एक चीज़ आप इसको समझ लीजिए कि स्थगित आयगत व्यय जो होते हैं इन्हें व्यवसाय की कृत्रिम संपत्तियाँ या फिर अवास्तविक संपत्तियाँ या फिर फिक्टिशियस एसेट्स भी कहा जाता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एसेट्स जो हैं वो कई टाइप के होते हैं, तो उसमें एसेट्स का एक और टाइप है जो है कि फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि ये अवास्तविक संपत्ति होती है, यानी कि रियल में ये सारे जो व्यय हैं आप इसको देख सकते हैं, ये कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन ये इतनी अधिक मात्रा में किए गए हैं कि इससे व्यवसाय के लाभ पर अच्छा प्रभाव, मेनली अधिकतर क्या होता है कि इससे व्यवसाय के लाभ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि आय लाभ अर्जन की क्षमता जो है ये इससे बढ़ जाती है, तो इसलिए इसको व्यवसाय की अवास्तविक या कृत्रिम संपत्तियां कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का व्यय और उसके प्रकार। तो आई होप कि इतनी दूर तक की आपको सारी बातें आगे समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगम यानी कि रिवेन्यू किसे कहते हैं। तो देखिए, वह राशि जो व्यवसाय में किए गए व्यय के बदले में बाहरी पक्षों मुख्यतः उपभोक्ता से प्राप्त होती है, आगम कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। क्या है, वस्तु के विक्रय से प्राप्त राशि या फिर उपभोक्ता को प्रदान की गई सेवा से प्राप्त राशि या फिर किराया, कमीशन, ब्याज आदि से जो हमें राशि प्राप्त होती है, ये हमारी आगम कहलाती है। अब इसका सिंपल सा मतलब ये समझिए, जैसे आप लिखा कि वह राशि जो व्यवसाय में किए गए व्यय के बदले में हमें प्राप्त होती है। सिंपल सा इसको इस एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे समझ सकते हैं। जैसे वस्तु के विक्रय से प्राप्त राशि, मान लीजिए आपने अपने दुकान में स्टॉक भरा हुआ है, ठीक है, सामान भरा हुआ है बेचने के लिए। मान लीजिए कि कपड़े का आपकी दुकान है, तो आपने कपड़ा भरा हुआ है बेचने के लिए। अब उसमें से एक कपड़ा, हम एक कपड़े से मान के चलें, एक कपड़े की कीमत जो है वो है मान लीजिए 500 रुपये है। ठीक है, एक कपड़े की कीमत क्या है, 500 रुपये। अब जब आप उसको बेचेंगे, कपड़े की कीमत 500 का मतलब क्या हुआ कि आपने 500 में वो कपड़ा खरीद के लाया था। अब जाहिर सी बात है कि आप उसको बेचेंगे तो आप उसका प्राइस बढ़ा देंगे। मान लीजिए आप उसको कितने में बेचेंगे, 700 रुपये में बेचेंगे। अब कोई कस्टमर आया, उस कपड़े का कीमत आपने 700 लगाई। कौन से कपड़े का, जिसको आपने 500 में खरीद के लाया है, उस कपड़े की कीमत आपने क्या लगाई, 700 लगाई। ठीक है, 700 रुपये आपने कपड़े की कीमत लगाई। तो कस्टमर जो था उसने कुछ भी मोल भाव नहीं किया और वो 700 रुपये में वो कपड़ा लेकर के चला गया। तो जो आगम है क्या है, वस्तु की विक्रय से प्राप्त राशि। आपने 500 के कपड़े को कितने बेचा, 700 में, तो आपको कितना राशि प्राप्त हुआ, 700 रुपये। तो ये जो 700 रुपये आपको प्राप्त हुआ है, ये क्या कहलाएगा, आगम यानी कि रिवेन्यू। ठीक है, यानी कि आपका जो भी सामान था उसको आपने जितने में बेचा, वो टोटल राशि क्या कहलाएगी, आगम यानी कि रिवेन्यू। सेम इसी तरीके से क्या है, उपभोक्ता को प्रदान की गई सेवा से प्राप्त राशि। जस्ट लाइक मान लीजिए आपका कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आप खाना प्रोवाइड करते हैं जो कस्टमर आते हैं खाना खाने के लिए। तो अब एक प्लेट की कीमत जो है वो है 150 रुपये, और रेस्टोरेंट में तो कम बेसी तो होता नहीं है, तो वहाँ पे जो 150 रुपये की प्लेट की कीमत है वो आप उसकी सेवा जो है वो कस्टमर, उसके बदले में अगर कस्टमर ने खाना खाया है 150 रुपये का, तो वो कस्टमर कितना देगा आपको, 150 ही
देगा। ठीक है, तो ये जो 150 आपको मिला है खाना खिलाने के बदले में, ये आपका क्या हो गया, आगम हो गया। ठीक, इसी तरीके से किराया, कमीशन, ब्याज, जैसे मान लीजिए कि आपने अपना कोई रूम जो है वो प्रोवाइड किया है, कुछ लोग आकर उस रूम में रहते, तो वो क्या करेंगे, आपको किराया देंगे। तो उस रूम को आपने बनवाया होगा तब ना आप उसको किराए पे दे रहे हैं, तो किराया क्या है, वो आगम, यानी कि आपको उससे पैसा मिल रहा है। इसी तरीके से कमीशन, ब्याज आदि के रूप में भी जो हमें राशि प्राप्त होती है वो हमारी आगम कहलाती है। यहाँ पर ये शब्द इसलिए लिखा है कि व्यय के बदले में, क्योंकि आपने जब पैसा लगाया होगा तभी आपको पैसा रिटर्न में मिलेगा। 500 रुपये आपने लगाया था कपड़ा खरीद के लाने में, तब आपको जाकर के 700 मिल रहा है। अगर आपने 500 रुपये लगाया नहीं होता, 500 रुपये व्यय नहीं किए होते, तो 700 रुपये आपको मिलता भी नहीं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि व्यवसाय में किए गए व्यय के बदले में जो राशि हमें प्राप्त होती है मेनली उपभोक्ता से, वो हमारी आगम कहलाती है। ठीक है, तो ये था आगम। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि आय यानी कि इनकम किसे कहते हैं। तो आय को अगर सिंपल शब्दों में समझे तो एक लाइन में इसका अर्थ होता है कि आगम का व्यय पर जो आधिक्य होता है वो आय कहलाता है। अब इसको सिंपल से समझिए, आगम का व्यय पर आधिक्य, जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा कि 500 रुपये का कपड़ा था, उसे 700 में बेचा गया। ठीक है, तो मान लीजिए 700 रुपये आगम हमने आपको बताया, तो ये 700 हो गया आगम। उसने व्यय कितना किया था, 500, यानी कि 500 उसने 500 का कपड़ा खरीद के वो लाया था, तब ना उसने 700 में बेचा, तो व्यय किया उसने 500 और उसको टोटल राशि कितनी मिली कस्टमर से, 700 रुपये उसे टोटल कस्टमर से मिले। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 200 रुपये का। ठीक है, तो ये जो 200 रुपये हुई डिफरेंस जो आया, ये है आय यानी कि इनकम। 500 रुपये के कपड़े को जब उसने 700 रुपये में बेचा, तो जो हमें 200 रुपये का फ़ायदा हुआ है उसे हम लोग बिजनेस की भाषा में क्या बोलते हैं, इनकम यानी कि आय। ठीक, अब इसी का आगे हम लोग देखेंगे क्या कि लाभ किसे कहते हैं। देखिए, लाभ का भी बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि एक लेखांकन वर्ष में कुल आय का कुल व्यय पर आधिक्य लाभ कहलाता है। अभी हमने पिछला जो पढ़ा आय का मतलब, उसमें क्या था, हम लोग एक वस्तु का देख रहे थे, एक वस्तु पे हमें कितना पैसा बचा, या फिर कुछ ड्यूरेशन, कुछ टाइम लिमिट का अगर हम लोग देखते हैं, बात करते हैं, तो उसको हम लोग इनकम बोलते हैं यानी कि आय बोलते हैं। लेकिन लाभ जो होता है वो पूरे वर्ष का देखा जाता है, यानी कि टोटल आय में से टोटल व्यय हम लोग माइनस, यानी कि मान लीजिए एक व्यापारी ने पूरे वर्ष में कुल मिलाकर के उसने जो है 1,20,000 रुपये खर्च किए अपने बिजनेस में, यानी कि बिजनेस में स्टॉक भरवाने में और एम्प्लॉयज़ को पैसा देने में और जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं उन सभी को मिला करके उसने पूरे वर्ष में 1,20,000 खर्च किए। और जो उसका सामान था, जैसे कि उसके कपड़े की दुकान थी, तो एक साल में पूरा उसका कपड़ा उसने कितने का बेचा, मान लीजिए 1.5 लाख का कपड़ा बेचा। टोटल उसको कपड़े को बेचने से 1.5 लाख मिले, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का हुआ, 30,000 का। तो हम लोग क्या मानेंगे कि उसका एक वर्ष का जो लाभ है वो कितना है, 30,000 रुपये आया है। ठीक है, तो सिंपल सा एक वर्ष का जो भी टोटल आय में से टोटल व्यय माइनस करेंगे हम लोग, तो जो राशि हमारे पास आएगी वो होती है आय। और अब इसी का अपोजिट हम लोग समझेंगे कि हानि किसे कहते हैं। देखिए, जो हानि होती है वो हमारे लाभ का जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि लाभ में हम क्या करते हैं, टोटल आय में से टोटल व्यय को माइनस करते हैं। हानि में जस्ट अपोजिट होता है कि टोटल व्यय में से टोटल आय को माइनस करते हैं। और ये कंडीशन कब आती है, जब हमारी जो इनकम है वो हमारे एक्सपेंडिचर के मुकाबले में कम होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर हमने टोटल एक्सपेंस जो अपने बिजनेस में खर्चा है साल भर में वो 1.5 लाख किया है, लेकिन हमें जो इनकम हुई यानी कि जो हमारा सामान हमने बेचा उससे जो हमें राशि प्राप्त हुई है टोटल साल भर में वो है 1,20,000। तो डिफरेंस कितने का आया, 30,000 का। तो ये डिफरेंस अपोजिट है, यानी खर्चा हमने ज़्यादा किया और इनकम कम हुई, तो हमें लॉस हुआ ना, तो हमारी जो हानि है वो कितनी हुई, 30,000। ठीक है, तो ये लाभ का जस्ट अपोजिट हमारा होता है हानि। तो आगे हम लोग समझते हैं कि लागत किसे कहते हैं। तो किसी व्यवसाय में वस्तु या सेवा के निर्माण या फिर क्रय में लगाया गया धन उस वस्तु या सेवा की लागत कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो भी वस्तु हम लोग बेच रहे हैं उस वस्तु को अगर हम कहीं से खरीद के ला रहे हैं या फिर उस वस्तु को हम अपने ही व्यवसाय के अंतर्गत अपने ही कारखाने में बना रहे हैं,
तो उसका जो हम पैसा दे रहे हैं, अगर ख़रीद के ला रहे हैं, जैसे 50 रुपये में हम कोई वस्तु खरीद के ला रहे हैं बेचने के लिए, तो वो 50 रुपये उस वस्तु की लागत होगी। या फिर हम कोई वस्तु बना रहे हैं और उसको बनाने में जो खर्च हो रहा है टोटल 100 रुपये हो रहा है एक पीस का, तो उस एक पीस की, उस एक वस्तु की लागत क्या होगी, वो 100 रुपये होगी। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रमाणक किसे कहते हैं। तो प्रमाणक का मतलब सिंपल सा होता है, एक तरीके से सबूत। आप मान लीजिए कि व्यवसाय में जो भी लेन देन हो रहे हैं उसके सबूत के, उसके प्रमाण के रूप में जो भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज या फिर कोई भी प्रपत्र यूज़ होता है उसे हम लोग प्रमाणक कहते हैं। जैसे कि कैश मेमो हो गया, जब हम लोग नकद सामान खरीदते हैं तो हमें कैश मेमो मिलते हैं, यानी कि बिल होता है। और क्रेडिट मेमो, जब हम लोग उधार सामान खरीदते हैं तो हमें क्रेडिट मेमो प्राप्त होता है। तो जो भी व्यवसाय के लेन देनों का लेखा किया जाता है वो किसी भी एक दस्तावेज या फिर एक सबूत के आधार पर किया जाता है। जब सबूत के आधार पर लेन देनों का लेखा होता है तो उनकी जो विश्वसनीयता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्रमाणक सिंपल सा अर्थ होता है सबूत का, कि आपने ये लेन देन किया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग भरते हैं तो उस बिल का हमें जो हमने भरा है बिल, उसकी हमें एक रसीद मिलती है, तो वो एक प्रमाण है हमारे पास कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है। तो सेम उसी को ही हम लोग प्रमाणक कहते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।